अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज तोशाखाना केस के हवाले जो सज़ा हुई है इमरान खान को, उस सज़ा की मुअत्तली के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर आज समाअत हुई, फ़ैसला महफूज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी जो बेंच था उसने। तो अब ये कल मुमकिन है कि इमरान खान को रिहाई मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती। अब जाज़ेब वासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनसे बात करते हैं। जाज़ेब भाई, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान जो है वो कल रिहाई अगर उनको मिल जाती, मुमकिन तौर पे मिल जाएगी, क्या उनकी सज़ा मुअत्तली के बाद इमरान खान अपने कारकुनान में दोबारा आ सकते हैं या उनको किसी और केस में भी गिरफ़्तार किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया इब्राहिम। एक तो केस कंक्लूड हो चुका है सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़। आज अमजद परवेज़ जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने भी आर्गूमेंट्स दिए और उनके आर्गूमेंट्स पे अगर हम बात करें तो बुनियादी फ़ोकस उनका यही था कि इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी उससे तो यही लगा कि कोर्ट ने इस सज़ा को रद्द कर दिया है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस नहीं जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन को सुना गया। इससे पहले एडवोकेट लतीफ़ खोसा जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम को लीड कर रहे हैं, उनके आर्गूमेंट्स भी हो चुके हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो सज़ा है उसको मुअत्तल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर सकती है, क्योंकि ये लेसर पनिशमेंट है। 3 साल की सज़ा है। लेकिन इसके ऊपर एक प्रेसिडेंट फिर नैब के केस में हमारे पास है, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर का। उनको 1 साल की सज़ा हुई थी जेल में रखने की, लेकिन उनको ज़मानत मिलते-मिलते 200 कुछ दिन लग गए थे। 217 दिन गालिबन या 221 दिन शायद वो जेल में रहे। तो बहरहाल ये केस टू केस वेरी करता है, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ तो अंडरस्टूड है कि अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई को अगर उनकी जो सज़ा है, अगर वो सस्पेंड भी कर देती है, उनको रिहा भी कर देती है, तो आम तौर के ऊपर ये एक प्रिंसिपल है कि जब भी अदालत किसी मुलज़िम को रिहा करती है तो ऑर्डर में ये लिखा जाता है कि इस मुलज़िम को अगर ये किसी और केस में इनकी गिरफ़्तारी नहीं है या ये मतलूब नहीं है तो इनको गिरफ़्तार किया जाए। ये एक यूनिवर्सल लाइन है जो हर ज़मानत के केस में अदालत लाज़मी लिखती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ये कहती है कि अटक जेल से इनको हम इस सज़ा को सस्पेंड करते हैं और इनको ज़मानत पर रिहा करते हैं, तो फिर साथ ये लिखा जाएगा कि अगर ये किसी और केस में अरेस्ट नहीं है या मतलूब नहीं है तो इनको रिहा किया जाए। तो अब इस पे हमारे पास एक केस आता है 9 मई के वाक़यात की रोशनी में, जो कोर कमांडर लाहौर हमला है या आप इसको जिन्ना हाउस कह लें। तो उसमें भी एक ख़बर, ज़ाहिर बात है, तकरीबन 23 या 24 अगस्त को ये ख़बर आई थी कि चेयरमैन पीटीआई की जो है वो ज़मानत जो है उनकी गिरफ़्तारी डल चुकी है और उनको शामिल तफ्तीश करने के लिए डीआईटी को परमिशन दे दी गई है। साइफ़र वाले मामले पे तो अभी बहरहाल उनकी गिरफ़्तारी नहीं डली, लेकिन जो कोर कमांडर लाहौर वाला इशू है उसके ऊपर तो इमरान खान की अरेस्ट हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख़्याल में इस कल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई को अभी मज़ीद कुछ वक्त जेल में रहना पड़ेगा। तो वैसे भी हम देख रहे हैं आजकल जो कुछ हो रहा है, ईमान मिज़ारी की मिसाल हमारे सामने है। आप भी ट्रायल कोर्ट भी कवर करते हैं, हाई कोर्ट भी कवर करते हैं, आप भी जानते हैं। एक केस में ज़मानत हुई, फिर गिरफ़्तारी हुई, फिर एक केस में ज़मानत हुई, फिर आज गिरफ़्तारी डाल दी गई। इससे पहले भी कुछ केसेस हमने देखे पॉलिटिशियंस पे, जिस पे एमपीओ के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया, एक केस से निकलते एक और केस डाल दिया जाता। तो ये चीज़ें तो बहरहाल बस चल रही हैं, जो कि बहरहाल इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कोई बहुत अच्छी रिवायात नहीं है। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये बज़ाहिर तो ये चीज़ें लग रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई को जो है वो फ़ौरी तौर के ऊपर वो रिहा होके कारकुनों में या इलेक्शन कैंपेन वाली सूरत हाल में वो नहीं आएँगे। अच्छा, जावेद भाई, ये बताइएगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो भी जो है वो रिटायर होने के करीब पहुंच चुके हैं। उनकी सर्विसेज जो है पाकिस्तान के लिए वो तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। बहुत सारे बड़े केसेस जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, चाहे वो आर्मी एक्ट के आर्मी फौजी अदालतों के मुतालिक का केस हो जाए या दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो हो जाए। तो ये क्या, आप क्या समझते हैं कि ये जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये कोई बड़ा फैसला करके जाएंगे अपने इस टेन्योर में जो 15-20 दिन इनके कुल मिला के रह गए हैं? कोई इस तरह का फैसला इनके क्रेडिट में लिखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख में कि ये फैसला करके गए थे उमर अता बंदयाल साहब?
देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब के जो क्रेडिट में ये सबसे अच्छा फ़ैसला है अब तक जो मैंने देखा है, वो है कोर्ट प्रीमिसेस में किसी भी मुलज़िम को की गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और ये फ़ैसला इमरान खान के केस में उस वक़्त दिया गया जब इमरान खान एक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और उनकी गिरफ़्तारी हुई कोर्ट प्रीमिसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स के हाथों जिस तरह से गिरफ़्तारी हुई है, वो सारी चीज़ें मंज़र-ए-आम के ऊपर हैं, सब लोग जानते हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक फ़ैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्सेस टू जस्टिस जो है ये बुनियादी हक है और अगर इंसाफ तक रसाई के इस हक को एक साइल से अगर छीन लिया जाए तो इससे फिर जो आम आदमी है उसका जुडिशल सिस्टम के ऊपर से जो ट्रस्ट है वो उठ जाएगा, एतमाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फ़ैसला दिया जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, उस पर उन्होंने ये होल्ड किया, ये कहा कि कोर्ट प्रीमिसेस में किसी भी शख्स की गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। ये तो एक अच्छा फ़ैसला है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर बहरहाल उमर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको फ़ैसले करने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, 184(3) में आया, काफ़ी हियरिंग्स हुई। ये यकीन दहानियाँ लेने में तो सुप्रीम कोर्ट कामयाब रही कि कोर्ट के इल्म में लाए बगैर किसी भी सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। कम से कम इस इशू को डिसाइड किया जाना चाहिए था कि मिलिट्री कोर्ट्स क्या ऐसे सिविलियंस का ट्रायल कर सकती है या नहीं कर सकती। वो नहीं लगता कि ये केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब के बज़ाहिर वो इस केस को डिसाइड करके जाएंगे। फिर दूसरा बहुत अहम केस जिस पे अदलिया हमें तकसीम नज़र आई शुरू दिन से, वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ। ये वही कानून है जिसके तहत आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने का एक मेकनिज़म दिया गया था कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो पटिशन्स आती हैं या सुप्रीम कोर्ट किसी केस पे असकुर नोटिस लेती है तो उसके लिए एक 3 रुकनी कमेटी होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस कमेटी के हेड होंगे, दीगर 2 मोस्ट सीनियर जजेस उसमें शामिल होंगे और मेजॉरिटी ऑफ कमेटी का जो डिसीजन होगा वही प्रिवेल करेगा। वो अभी लॉ बन रहा था, अभी मुजवज़ा कानून था, वक्त से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस बैठे, उन्होंने स्टे दे दिया। जुडिशरी के अंदर से आवाज़ें आती रहीं कि भाई आप इसको डिसाइड करें, ये बहुत अहम इशू है, इसको डिसाइड करें। वकला तंजीमों ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि भाई ये हमारा वकला का भी ये मुतालबा है कि 184(3) को रेगुलेट होना चाहिए। इंतज़ामी तरफ भी इस इशू को 184(3) को डिसाइड नहीं किया गया। हमने कई चीफ जस्टिस साहिबान देखे जो आए और गुज़र गए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने आर्टिकल 184(3) का बड़ा बेदरेग इस्तेमाल किया, रेगुलेट नहीं किया गया, पार्लियामेंट भी रेगुलेट करने में नाकाम रही। साकिब निसार साहब ने बहुत इसका गलत इस्तेमाल किया, आर्टिकल 184(3) का रेगुलेट नहीं किया गया। गुलजार अहमद साहब आए, उन्होंने रेगुलेट नहीं किया। फिर उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब आए, उनके बारे में भी एक दफ़ा उन्होंने ओपन, जब पहली ही उनकी फुल कोर्ट उनके एजाज़ में रखा गया, उस पर पहली स्पीच में उन्होंने कहा जी कि हम रेगुलेट करेंगे, वो भी नाकाम रहे। उमर बंदयाल साहब के दौर में लॉ बना के रेगुलेट कर रहे हैं, पार्लियामेंट की ख्वाहिश थी कि भाई हम इसको रेगुलेट करना चाहते हैं, उन्होंने इसको सस्पेंड करके दबा दिया। तो अब ये लगता है कि ये लॉ भी या ये कानून भी नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ही इसको डिसाइड करेंगे। इसको डिसाइड होना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर आ जाए हम तीसरे अहम केस पे, पंजाब रिव्यू केस पे। पंजाब इंतखाबात के ऊपर 14 मई को फ़ैसला दिया गया, इंतखाबात करवाए जाएँ, इंतखाबात नहीं हो सके, रिव्यू पेंडिंग है, उस रिव्यू को अभी तक डिसाइड नहीं किया गया। नैब तरामीम केस है, कल इसके ऊपर हेयरिंग होने जा रही है, मुमकिन तौर के ऊपर कल हो सकता है इसका फ़ैसला महफूज कर लिया जाए, लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा डिले हुआ। 48 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, सुबह 49वीं समाअत है इसकी, उसको भी डिसाइड होना चाहिए था। कुछ और पेंडिंग केसेस हैं, कुछ ऐसे केसेस फंडामेंटल नौइयत के हैं जिनको अभी तक जो है वो उसको टेकअप नहीं किया गया। मिसिंग पर्सन्स के केसेस हैं, उनको टेकअप नहीं किया गया। काफ़ी अहम केसेस हैं।